हेलो एवरीवन, मैं निर्भय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, ये जो सेशन है अपना प्रॉब्लम सॉल्व इन 10 मिनट, उस सेशन में हम लोग मिल रहे हैं और ये आपका फेवरेट सेशन है। ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। आप जितना थियरी पढ़ने में टाइम नहीं लगाते हैं, थियरी पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन अगर आप ये सेशन नहीं देखते हैं तो आप बहुत ही अधूरा तरीका से अपना तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में ही वहां पे पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। देर न करते हुए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। इससे आपको ये फायदा होता है कि मैं जब भी वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाता है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग के द्वारा भेजा गया है, उसका सॉल्यूशन करता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे ढंग से समझिएगा। एक कीड़ा, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। एक कीड़ा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता है। यदि कीड़ा को एक बिंदु से चलकर व्यास के दूसरे छोर पर पहुंचने में 1 मिनट का समय लगता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालें, उसका चाल निकालें और विस्थापन निकालें। ये 3 चीज पूछा है। इंग्लिश वाले भी बच्चे निराश न हो, एक बार क्वेश्चन को नोट कर ले। क्वेश्चन लिखिए आप। इंसेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ whose radius is 10 centimeter. If he reach from one point of diameter to the another point of diameter in 1 minute, then what will be there? What will be the distance covered by them? Second में, what will be the speed of insect? और थर्ड, what will be the displacement covered by insect? इतना हो गया। अब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या रहा है, आप बहुत जल्दी से समझिए कि क्या है क्वेश्चन। देखिए, ये कह रहा है कि एक वृत्त है, ये एक सर्कल है, इसका क्या है, ये सेंटर होगा, ये मान लो क्या है, इसका डायमीटर है। क्या है? व्यास है। इंग्लिश वाले डायमीटर लिख लेंगे। ये क्या है? व्यास है। मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ, डायमीटर है। अब क्या होता है, ये है कि इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। एक जो कीड़ा है यहाँ पे, मान लो आप बना लो कीड़ा, मुझे नहीं बनाने आता, बना लो। ये कीड़ा है, ठीक है, ये देख लो कीड़ा है, यहाँ से चलना शुरू करता है। इसको ऐसे चलते 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 चलते, देखिए डायमीटर के एक बिंदु से शुरू किया है चलना, चलते 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 डायमीटर के दूसरे बिंदु तक, मतलब कि यहाँ तक ये पहुंच गया। ठीक है, यहाँ तक ये कीड़ा पहुंच गया। तब आपसे पूछ रहा है कि इसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो अब आप ही बताओ, ये कहाँ चल रहा है, इसके वृत्त के किस पे चल रहा है, सरकमफ्रेंस पे चल रहा है, परिधि पे चल रहा है, और यहाँ से शुरू करके ये यहाँ तक पहुंचा है, मतलब कि आधा परिधि पे चला है। तो वृत्त का पूरा परिधि निकाल के अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से कहाँ आया है। तो चलो, इसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, परिधि क्या हो गया, 2πr। इतना तो परिधि होता है। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से भाग दे दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, πr आ जाएगा। इसके द्वारा तय की गई दूरी। अब इसको पाई का वैल्यू आपको पता है ना, पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14। और इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। 10 से आप गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, जब आप ये पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 314/10। तो जब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 31.4 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसमें कोई भी दिक्कत है तो बताइए, आप इसको नोट डाउन कीजिए। मैं इसका दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, दूरी कितना आ गया, इसके द्वारा तय किया गया दूरी 31.4। चलिए, इसके द्वारा ये दूरी आ गया। मैं यहीं पे इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन निकाल दो। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपको यहाँ पे जगह कम बच रहा है, मैं ये मिटा दूं क्या क्वेश्चन नहीं। चलिए, आप इतना नोट डाउन कीजिए। ये मैं ऊपर से क्वेश्चंस मिटा दे रहा हूँ, बाकी आपको सॉल्यूशन करा दूंगा यहाँ पे ऊपर में। ठीक है, ये निकल गया, दूरी वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि पहुंचने में समय 1 मिनट लिखता है, तो मैं टाइम भी लिख के और बाकी सब कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। टाइम कितना दे दिया गया है,
टाइम 1 मिनट दिया गया है। अब देखिए, आप तो पहला क्वेश्चन कर लिया, लास्ट विस्थापन भी आपको निकाल दे, तब दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखिए, ये यहाँ से शुरू किया गया है और यहाँ पे गिराया है। विस्थापन क्या होता है? किसी भी दो बिंदु के बीच के सबसे मिनिमम दूरी को, अगर इस बिंदु को सीधा सीधा एक मिनिमम दूरी, मतलब सबसे न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो अगर आपको इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे जाना है तो आपके लिए कितना रास्ता है? आप इधर से भी जा सकते हैं, आप इधर से भी जा सकते हैं, आप यहाँ से सीधे उठ के यहाँ भी जा सकते हैं। तो सबसे कम दूरी आपको किसमें तय करना पड़ेगा? आप यहाँ से चलेंगे और यहाँ जाने में सबसे कम दूरी तय करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हुआ? वही तो इस क्रिया का विस्थापन हुआ। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या? विस्थापन बराबर क्या हो गया? विस्थापन बराबर यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी। अगर यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी 10 है तो यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी 10 होगा। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, विस्थापन हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर मैं कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है चाल बताओ, चाल या स्पीड बताओ। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना आप निकाले हो? 31.4 डिवाइडेड बाई समय कितना लग रहा है? इसको यहाँ से आ जाने में 1 मिनट लग रहा है। तो आपको पता है कि आप हमेशा समय का ऐसा यूनिट रखेंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो 60, ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। आप देखिए इसको कैलकुलेट करके ये कितना हो जाएगा? इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आप कितना हो जाएगा? ये कटेगा 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, 157। ये कितना कट जाएगा? 30। ठीक है, और कटेगा वो तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन दिए हैं क्या? ठीक है, ये वैल्यू हो गया। ये आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आप, हमको लगता है कि इसको इस मेथड से बनाया गया है। ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करके 157/300 कितना हो जाएगा? ये 157/300 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या इतना पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे और आपको इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर मीटर पर सेकंड में देखिए, जो बच्चा जो क्वेश्चन भेजे हैं उसका ऑप्शन नहीं भेजा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा ऑप्शन भेजा कीजिए तो मुझे पता चल जाएगा कि आंसर किस फॉर्म में देना है। ये मीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा, सॉरी, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, आप इस फॉर्म में मैं इसका आंसर दे रहा हूँ चाल का, सेंटीमीटर पर सेकंड में। अगर आप मीटर पर सेकंड में होगा तो उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब जिस मेथड से, जिस भी फॉर्म में दिया होगा आप वहां से कर लेंगे, इजिली आंसर आ जाएगा। मेनली आपको कॉन्सेप्ट समझना था। ठीक है, चलिए आप इतना नोट डाउन कीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शन के साथ भेजे, मुझे पता लगता है कि कैसे आंसर देना है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके ही लोग के द्वारा भेजा गया है। ये इंग्लिश में भेजा गया था, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में ही लिखा हूँ ताकि जिनका प्रॉब्लम है वो अच्छे से समझे। बट मैं इसको हिंदी में भी बताऊंगा, इसका आपको लिखना, हिंदी वाले बच्चे उसका क्वेश्चन लिख लेंगे। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म whose prism angle A is 60 degree and angle of minimum deviation is 30 degree। ठीक है, इस तरह से आपके ऑप्शन दिया गया है। अब हिंदी वाले क्वेश्चन लिख लें कि किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं हम? अपवर्तनांक। किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा अगर उसका प्रिज्म कोण A इक्वल्स टू 60 डिग्री है और उसका एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, मतलब कि मिनिमम विचलन का कोण जो दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लास 10 वाले बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि आपको ये देखिए पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, मैं समझा दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। देखिए ये मान लो प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है, इस पे कोई एंगल, ये कोई एक लाइट आ रहा है, इसमें एंटर करने के बाद ये इस तरह से चला और ये डेविएट करके ऐसे निकल गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ये जो एंगल दिया गया ना, ये जो एंगल दिया जाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये दिया हुआ है।
ये लाइट देखिए ऐसे आ रहा था, इसको ऐसा जाना था लेकिन डेविएट होके ऐसे निकल गया, तो डिविएट होके ये ऐसे निकल गया, तो ये दोनों ये देखिए ये इधर जाना था और इधर से निकल गया, तो ये जो एंगल होता है ना, यही जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ये डेल्टा या डी इसको बोलते हैं। तो इसी से पूछ रहा है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो प्रिज्म का, आपको तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए जब भी एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कि विचलन कोण और प्रिज्म का कोण दिया रहे तो उसके लिए फॉर्मूला आता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू होता है, एन इक्वल्स टू क्या होता है, साइन, अच्छे से लिख लीजिएगा, साइन ए प्लस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, ये होता है। ठीक है, यही तो होता है आपका। ये आप अगर आप इतना निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए क्या दिया गया है, यहाँ पे मैं लिख दूं, ए दिया गया है इस क्वेश्चन में, ए कितना दिया गया है 60 डिग्री और डी कितना दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, तो आप निकालिए साइन 60 प्लस 30/2 डिवाइडेड बाई साइन ए का वैल्यू कितना है 60/2, तो ये कितना हो जाएगा 90/2 कितना हो जाएगा साइन 45 नीचे क्या हो जाएगा साइन 30। साइन 45 का वैल्यू याद है आपको? आई होप कि सब बच्चे को याद होगा। कैसे मैं बताया था, कैसे बताया था कि यहाँ पे लिख लोगे 0 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो आपको किसका वैल्यू, आप सबको 4 से डिवाइड कर दोगे, सबको 4 से डिवाइड कर दोगे और सबका रूट निकाल लोगे। आपको कितना का वैल्यू निकालना है 45 डिग्री का, इसका रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और आपको कितना चाहिए साइन 45 का निकलेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाई साइन 30 का वैल्यू कितना है, तो इसका रूट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 तो कितना हो गया, आप इधर सॉल्व कर दूं यहाँ पे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/√2 इंटू 2/1, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको 2 को क्या लिख सकते हो, ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 2/√2, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो डिवाइडेड बाई √2, √2 से रूट कट गया, क्या आ जाएगा √2, इसका आंसर आ जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को, आप बहुत अच्छे से समझ गए। ये फॉर्मूला आपके लिए आपको ध्यान में रखना है, जब भी प्रिज्म का क्वेश्चन आएगा, ये क्लास 11 में पढ़ना है, तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे तो आप 1 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आप ही लोग के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन में काफी मारामारी किए हुए थे, देखा मैं कि इस पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इसका सॉल्यूशन में शक हो रहा है, तो मैं सोचा चलो इस बार एक बार इन लोग का शक दूर कर दूं। देखिए मैं तो आपका शक हमेशा दूर कर रहा हूं, लेकिन मुझे आप लोग से एक बात की नाराजगी है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, जहां पे है वहीं पे रहने दे रहे हो। ऐसे मत करो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत करो ताकि मेरा एनर्जी लेवल बढ़े। आप अगर वीडियो को शेयर करते हो, वीडियो पे लाइक करते हो और वीडियो पे कमेंट करते हो कि आपको कैसा लगा, अगर मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा आप अच्छा कमेंट मत करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर ये दिक्कत है, लेकिन कमेंट करो, लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे आपको उतना ही मेरा एनर्जी लेवल बढ़ेगा और मुझे उतना, आपको पता नहीं अगर आपका कोई तारीफ करता है तो आपको एनर्जी लेवल, मैं ये नहीं कह रहा तारीफ ही करो मेरा, आपको जैसा वीडियो लगे आप सुझाव दो, अगर तारीफ करने लायक है तो तारीफ करो, अगर सुझाव देने लायक है तो सुझाव दो, मैं उसमें कुछ सुधार लाऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त आपके देखने आए और मुझे अच्छा लगे। ठीक है, ये देखिए क्या दिया गया है कि x इक्वल्स टू cos a बाई 1 माइनस साइन a, तो 1/x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहीं पे डायरेक्ट कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो 1 माइनस साइन a बाई cos a। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब देखने जा रहे हैं ऑप्शन में तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको बहुत तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर आप इसको ऐसा भी करते हैं 1/cos a माइनस
साइन ए बाई कॉस ए। तो देखिए जब आप यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए माइनस ये साइन ए बाई कॉस ए को क्या लिखते हैं, टेन ए। देखिए आंसर तो इस फॉर्म में आ गया, लेकिन इस फॉर्म में कोई आंसर नहीं, यहाँ प्लस दे दिया गया, तो ये डी आंसर तो नहीं होगा, ये तो कट गया। ठीक है, तो अब वन तो कहीं से आएगा नहीं, तो फिर क्या करें, आप इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन, या जिसको हर का परमेयकरण कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हर तो डिफरेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंश का परमेयकरण करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे अंश का परमेयकरण, आप देखिए यहाँ पे अगर आप करेंगे ऐसे, तो आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे जो साइन होता है उसका उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ से आप क्या लाना चाहते हैं, क्यों कर लिए। देखिए ऐसे करने से मेरा कुछ काम बनेगा, और कुछ इसमें मैं दिक्कत भी नहीं किया। ये देखिए दोनों ऊपर नीचे, अगर ए बाई ए है तो कट जाएगा, मतलब दोनों ऊपर जो नंबर है नीचे भी वही नंबर है, अगर दोनों को काटोगे तो कट जाएगा। तो मैं क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई भी नया चीज नहीं लिखा, 1 से मल्टीप्लाई किया। तो किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना से अपना कुछ काम बनने वाला है, इसलिए मैंने ऐसा किया। समझ में आ गया। फिर से मैं यहाँ पे इसको काट दूंगा तो ये 1 हो जाएंगे, क्योंकि 1 प्लस साइन ए बाई 1 बाई साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। ऐसे करने से कोई दिक्कत नहीं है, ये कट के 1 हो जाएगा, आप मिटा भी सकते हो। और लेकिन इसमें क्या होता है कि उतना करने से मेरा काम बन जा रहा है, इसलिए मैं वैसे कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो इसको क्या करूंगा वैसे ही 1 प्लस साइन ए, किसी तरह से आपको आंसर तक पहुंचना है, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 प्लस साइन ए और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए ये आप एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आप इसको इधर लेके चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो यही मैं करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे साइन है ना, साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये देखिए एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो ऊपर क्या बच जाएगा, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए। और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर दिए भी थे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, इफ three sides of a cube is side by side and whose areas is x square, y square and z square, then what will be their volume? What will be their volume? इसका आंसर आपको दिया गया, ऑप्शन दिया गया इस तरह से। अब क्या क्वेश्चन है आप समझिए, मैं समझाता हूँ और इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि ये घन आपको पता है ना, घन क्या होता है, घन क्या होता है, एक ऐसा आकृति होता है जिसका सभी क्षेत्र, जिसका सभी क्या होता है, साइड क्या होता है, साइड या फेस बराबर होता है। ये घन जो है वो स्क्वायर का, मतलब कि वर्ग का ही 3D रूप होता है। ठीक है, तो मैं इस तरह से एक घन बना दे रहा हूं, इस तरह से मैं एक घन बना दिया। ठीक है, ये घन है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फिगर छोटा बड़ा होता, आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। इसका सारा साइड क्या होता होगा, इक्वल होता होगा। कह रहा है कि इसके साइड बाय साइड का जो फलक है मतलब जो ये है, ये एरिया वाला पार्ट है। तो ये मान लो एक फलक ये हो गया, एक फलक ये, दूसरा फलक ये हो गया, और ये नीचे वाला तीसरा फलक होगा। आप जिस रूम में बैठे हो ना, अपने 3 अगल बगल वाला रूम दीवार देख लो, एक ये वाला दीवार, एक ये वाला दीवार और एक नीचे वाला दीवार।
ठीक है, एक ये वाला दीवार और एक ये वाला दीवार और एक नीचे वाला दीवार। तो इस दीवार का आपको दिया गया है एरिया एक्स स्क्वायर। तो मतलब इस दीवार का जो ये दीवार मैं बता दूं, इसका एरिया कितना दिया गया एक्स स्क्वायर, मतलब इसका लंबाई भी एक्स होगा और चौड़ाई भी एक्स होगा, तभी तो इसका एरिया कितना आ गया एक्स स्क्वायर हो गया। लंबाई गुने चौड़ाई एक्स गुने एक्स क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये अब इसके नीचे वाला दीवार का भी एरिया दिया गया वाई स्क्वायर, तो मतलब उसका भी लंबाई भी वाई होगा और चौड़ाई भी वाई होगा। ठीक है, और उसके बगल वाला का भी दिया गया एरिया जेड स्क्वायर, तो उसका भी लंबाई कितना होगा, लंबाई कितना होगा जेड होगा और चौड़ाई भी कितना होगा जेड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया। अब इस तरह से आपको पता चल गया तो आपको पता था कि उस दीवार का लंबाई भी एक्स है चौड़ाई भी एक्स है, तो उसका ये वाला पार्ट आप ले लो, एक क्या हो जाएगा मतलब ऊंचाई, मतलब कि लंबाई भी एक्स हो गया, तो ये वाला पार्ट आप इस घर में ये वाला पार्ट जो कितना हो गया एक्स का हो गया, ये आपके रूम का नीचे वाला पार्ट कितना हो गया ये वाई का हो गया, और ये कैसे होगा ये नीचे वाला ऐसे कितना हो गया जेड हो गया। तो आप क्या जानते हैं, आप किसी घन का आयतन क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो एक फेस का लंबाई मिल गया, एक फेस से चौड़ाई मिल गया, एक फेस का ऊंचाई मिल गया, तो एक्स लंबाई हो गया, वाई चौड़ाई हो गया और जेड ऊंचाई हो गया। ठीक है, आप उसमें से किसी को लंबाई या किसी को चौड़ाई मान सकते हैं। तो इस तरह से उसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब कि वॉल्यूम बराबर कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो ये हो जाएगा आपका आंसर एक्स इंटू वाई टू जेड। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक इस तरह से ये क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि समान ऊंचाई वाले दो समबेलन का आयतन, ठीक है, का अनुपात, आयतन का अनुपात यहां लिख लीजिए, अनुपात 9:16 है, तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, two cylinder having equal height, if the ratio of their volume is 9:16, then what will be the ratio of their curved surface area। ठीक है, समझ में आ गया। आपको आयतन का रेशियो दिया गया है और आपके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है। कुछ नहीं, ये दो बेलन दिया गया है, ये दिया गया है कि एक ये बेलन है, ठीक है, ये एक बेलन है और ये एक बेलन है। ठीक है, इसके आयतन का रेशियो और इसके आयतन का रेशियो दिया गया है, तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशियो और इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है। जब भी ऐसा रहे तो आप क्या ध्यान देंगे, आप बहुत ज्यादा नहीं करेंगे इसमें देरी, क्या करेंगे देखिए, पहले इसका आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयतन इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एल, यही ना होता है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का आयतन। और इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया CSA, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। अब आप क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम किस किस बात पे, आयतन किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, त्रिज्या पे और लंबाई पे। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया किस किस, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कभी देखिएगा, कभी इस तरह का क्वेश्चन बहुत बनता है, वर्ग का आपको आयतन दे देगा, उसको सॉरी घन का आयतन दे देगा, उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का एरिया का रेशियो पूछ लेगा, कभी त्रिभुज में ट्रायंगल में ऐसा करेगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, ये नहीं कि पहले आप आयतन निकालेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे, फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे। देखिए इजिली है, बहुत अच्छा है। ये क्या है, आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया गया, तो वॉल्यूम किस बात पर डिपेंड कर रहा है, त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है और लंबाई पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन वॉल्यूम त्रिज्या का क्या कर रहा है, दुगुना पे डिपेंड कर रहा है, 2 टाइम्स ऑफ त्रिज्या पे। और ये कर्व सरफेस एरिया किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे और लेंथ पे। लेकिन ये रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ये भी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ तो दोनों में आ गया, पाई दोनों में भी आ गया, तो पाई से पाई खत्म, लेंथ से लेंथ खत्म। अब कहाँ बात रह गया, ये रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका अगर वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है, आपको आर स्क्वायर से आर पे पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर को रूट कर देंगे तो आप आर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर इसका दिया रहता, इससे पूछता तो आपको क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करके निकाल देते। तो आप कैसे, तो आपको क्या दिया गया, कर्व सरफेस, इसका एरिया दिया, इसका रेशियो दिया गया, आपको इसका रेशियो पूछ रहा है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू दिया गया, आपको आर का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब इसका अनुपात कितना दिया गया है, 16:9 दिया गया है, 9:16 दिया गया है आपको आर स्क्वायर। तो आपको आर पे पहुंचना है तो क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3/4, और आपका आंसर कितना हो जाएगा, C। और अगर आपको दिया रहता कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता आपको
5:4 है, तो पूछता कि वॉल्यूम का आयतन का अनुपात बताओ, तो कुछ नहीं करना था, स्क्वायर कर देना था। कितना हो जाएगा 25/16। अगर इसका दिया रहता आपको यहाँ पे पहुंचना है तो स्क्वायर करना होगा, आपको इसका दिया है आपको यहाँ पे पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन 30 या 20 सेकंड के अंदर में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको बताता हूँ। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि एक तांबे के तार का प्रतिरोध 10 ओम है और दूसरा तांबा का तार जिसका लंबाई एवं त्रिज्या दोनों पहले तार के दुगना हो तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके। अब देखिए क्या दिया गया है कि इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, अ कॉपर वायर हैविंग रेसिस्टेंस इज 10 ओम इफ अनदर कॉपर वायर हैविंग लेंथ एंड रेडियस इज 2 times द प्रीवियस वायर। ठीक है, देन फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, मतलब जो नया तार है उसका प्रतिरोध निकालो। तो कुछ नहीं, आप इसको फॉर्मूला देखेंगे तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर कितना होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, तो ये पहले वाला का रेसिस्टेंस कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अब कह रहा है, देखिए ये 2 वायर है, मैं यहाँ पे समझा दूं। एक वायर ये है, ठीक है, इसका मान लो लंबाई एल है और रेडियस कितना है, त्रिज्या आर है। एक दूसरा वायर यहाँ पे दे दिया गया है जिसका लंबाई बोल रहा है, थोड़ा सा इसको आप चौड़ा बना लोगे, आप इस तरह से बना लोगे, जिसका लंबाई कितना दे दिया गया है, 2L दे दिया गया है और त्रिज्या कितना दे दिया गया है, 2R दे दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि अब जो इसका जो इस वायर का रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो मैं फिर इसका ये R1 है, ये R2 का क्या लिख दूंगा, रो तो रो होगा, एल की जगह पे कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा अपॉन एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप इसको एरिया की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर। क्यों पाई आर स्क्वायर क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो वायर होता है तार वो सिलेंडर के फॉर्म में रहता है और सिलेंडर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो उसका आप बोलेंगे सिलेंडर का एरिया तो सर पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 2 सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया और ये। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये एरिया देखते हैं, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, जो काट क्षेत्रफल होता है, एकांक काट क्षेत्रफल, तो ये वृत्त की तरह होता है, इसलिए यहाँ पे वृत्त का एरिया लेते हैं पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी लिख लीजिए पाई इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं 4R। तो जब आप इसको सजाओगे तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 2 को बाहर ले रहा हूँ तो रो एल हो जाएगा, इसमें से 4 को बाहर लूंगा तो कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1/2 रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1 बाई रो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटू 10, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 ओम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आपके ऑप्शन में इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है गलत है। इसमें से किसी एक को आप 5 ओम कर लीजिए, ये मान लो इसको जो 1 ओम दिया गया है उसको 5 ओम कर लो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। आई होप कि आप समझ पाएंगे, कोई शक मत कीजिएगा कि सर गलत आंसर बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है, आप एक बार चेक कर लेंगे। अच्छा, कल के क्वेश्चंस में ये जो एक था ना 4 बाई कुछ अंडर रूट a-b का होल स्क्वायर, AQ माइनस BQ का मैं फॉर्मूला गलत लिख दिया था, जिसके वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया था, आप उसको सुधार लीजिएगा। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये सही फॉर्मूला होगा। मुझे शक हो रहा था इस फॉर्मूला में, इसलिए वहां पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस कर दिया था, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा। आई होप कि आप इतना छोटा मोटा गलती को आप इग्नोर करके आप नोट डाउन कर लेंगे। आप इंसान से किसी से भी गलती होता है, ठीक है, तो आप ये कर लें। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप इस तरह से कर लेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भेजा गया है, वो लिखने लायक क्वेश्चन नहीं है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। लिखा गया है कि एक चलती हुई बस में खड़ा यात्री बस के एकाएक रुकने से पीछे की ओर गिरता है। सॉरी, एकाएक रुकने से गिरता है। कह रहा है कि एक बस है, वो एक चलती हुई बस है, उसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो उसमें अगर बस अगर रुकेगी, चलती हुई बस अगर रुक जाएगी
तो वो व्यक्ति क्या होगा, आगे की तरफ गिरेगा, पीछे की तरफ गिरेगा, दाएं की तरफ गिरेगा या बाएं की तरफ गिरेगा। इस तरह से क्वेश्चन है। आपको पता है ये न्यूटन ये फर्स्ट लॉ से है, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। चलो आप ये देखो बस है, ठीक है। इस बस में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये बस अच्छा इधर चल रही थी, अचानक ये रुक गई तो क्या होगा। देखो आप, ये जब बस इधर चल रही थी तो व्यक्ति भी इधर चल रहा था, ठीक है। जब अचानक बस ब्रेक लगाई तो ये क्या हुआ, जब ब्रेक लगाई बस, जब ब्रेक लगाई तो इसका सारा पहिया क्या हो गया, रुक गया। जब पहिया रुक गया तो ये व्यक्ति जो था इसमें बैठा हुआ था, इस तरह से मोशन कर रहा था, वो चाह रहा था कि मैं मोशन में ही रहूं, क्योंकि दुनिया की हर वस्तु, आप जड़त्व के पहले नियम से पढ़े हैं कि अगर जो भी दुनिया का वस्तु है वो जिधर चलता है, अगर चलता है तो चलता ही रहना चाहता है, रुका हुआ है तो रुके हुए रहना चाहता है। तो इस प्रवृत्ति की वजह से ये व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं आगे ही चलता रहूं। और ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर वाला पर्सन क्या है, इसका हेड वाला पर्सन चल रहा है और ये चूंकि बस के साथ बैठा हुआ है तो इसके बॉटम वाला पर्सन बस के सीट के साथ क्या हो गया, ये तो रुकने का कोशिश करेगा और ये धीरे धीरे करके रुक भी जाएगा, लेकिन जो ये ऊपर वाला पार्ट है वो मानेगा नहीं, ये आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। इस तरह से व्यक्ति इसे आगे की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। आप समझ गया कि ये बस का जो व्यक्ति का पूरा बॉडी मोशन में है, लेकिन बॉटम वाला पार्ट जो है वो बैठा हुआ है सीट पे, तो सीट पे बैठा हुआ है तो सीट के साथ वो तो रुकने का कोशिश करेगा, धीरे धीरे रुक भी जाएगा, लेकिन जो आगे वाला पार्ट है उसके साथ कुछ नहीं है तो वो आगे की तरफ मोशन करना चाहेगा और इसी वजह से क्या करेगा, ये व्यक्ति आगे की तरफ क्या करेगा, झुक जाएगा। अगर यही इसका रिवर्स क्वेश्चन रहता कि अगर बस रुकी हुई है, ठीक है, बस रुकी हुई है और ये कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो ये किधर झुक जाएगा, आगे झुक जाएगा कि पीछे झुक जाएगा। अब देखो बस रुकी हुई थी तो इसका बॉटम वाला पार्ट व्यक्ति का यहीं पे था, ये चाह रहा था कि मैं रुका हुआ हूँ। अचानक से बस चल पड़ी तो ये आगे वाला पार्ट क्या हो गया, आगे चला गया और पीछे वाला पार्ट ये मतलब कि आगे वाला पार्ट आगे जाने की कोशिश किया, पीछे वाला पार्ट चेक कर रहा है कि नहीं मैं यहीं पे था, यहीं पे रहूंगा क्योंकि मेरे पास जड़त्व इनर्शिया है, तो ये यहीं पे रहने का कोशिश करेगा और बस आगे चल पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सबको आता होगा, तो आप ये कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो ये है जड़त्व का नियम या इनर्शिया का नियम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी तरंग का आवर्तकाल 0.002 सेकेंड है तो उसका आवृत्ति क्या होगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, इफ द टाइम पीरियड ऑफ एन वेव इज 0.002 सेकेंड देन व्हाट विल बी देयर फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या पढ़े थे जब आप वेव मोशन पढ़ रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी को उसको क्या बताया था मैंने, 1/t। तो t आपको दिया गया, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो डायरेक्ट आएगा 1/t का वैल्यू कितना दिया गया है, 0.02। ये आप काटोगे, 002 है ना, 002 है, ये आप कटोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1 और कितना 3 जीरो है तो 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये काटोगे तो कितना आ जाएगा 500, तो 500 कितना हो जाएगा हर्ट्ज, ये क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। और भी बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप निराश नहीं होंगे, धीरे धीरे करके सब बच्चे के क्वेश्चंस का मैं आंसर दे दूंगा। थोड़ा 2-3 दिन जो मैं ब्रेक ले लिया था उसके वजह से ज्यादा क्वेश्चंस का कैरी हो गया है, तो आप वेट करते रहे और अपना क्वेश्चंस लगातार भेजते रहें। आपका आज न कल करके उसका क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन के साथ अच्छे ढंग से मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और एक दिन मैं अपने से क्वेश्चंस, तो मैं अगला दिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपका क्वेश्चन 2-4 ले लूंगा, उसके बाद किसी एक साल का 2018 क्या दिया जो 2017 का क्वेश्चन, मतलब जो भी अच्छा क्वेश्चन होगा 20 से 25 क्वेश्चन, उसको एक साथ करके उसका सॉल्यूशन करके मैं इसके बताऊंगा, जो मुझे लगेगा ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से अपना सीरीज चलेगा। तो आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे देखने आएंगे तो उस तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके पास बहुत टाइम है, अभी एग्जाम का टाइम है, एग्जाम में टाइम है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर इस तरह से आप डिस्कशन देखेंगे तो आपको सब कुछ रिविजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।